ये मानना है और आपसे यही कहना है कि छोटा सा देश जिसकी आबादी मुश्किल से 2-2.5 करोड़ की है, वो देश अगर इतने बड़े कारनामे कर सकता है, ऐसी कीर्ति पताका पूरी दुनिया में फैला सकता है, इतना जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन चला सकता है, स्पेन के खिलाफ आंदोलन किया, फिर अंग्रेजों के खिलाफ किया, फिर अमेरिका के खिलाफ किया, लगभग उनकी जिंदगी का 300 साल क्यूबा के लोगों का आंदोलनों में बीत गया। आप जरा कल्पना कर सकते हैं, 300 साल तक कोई देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो तो घर परिवार कैसे रहे होंगे, लोगों का जीना मरना कैसा रहा होगा, बच्चों का बड़ा होना कैसा रहा होगा, क्योंकि 300 साल में तो 20 से ज्यादा पीढ़ियां जवान होकर गुजर जाती, 20 पीढ़ियां उनकी जवान होकर गुजर गई होंगी और हर समय विदेशियों से संघर्ष करना पड़े, ऐसी मने स्थिति में किसी को रहना पड़े 300 साल, तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है। मैं क्यूबा के लोगों की हिम्मत की प्रशंसा करता हूं, उसकी दाद देता हूं और सारे देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं उनको कि उनकी आजादी अमर रहे, उनकी स्वतंत्रता अमर रहे और उनके देश में उन्होंने जो स्वभाषा का, स्वदेशी का एक नया अपने देश में पूरा तंत्र बना लिया है, वो तंत्र उनका बरकरार रहे और भगवान न करे कि दोबारा या तिबारा या चौबारा कभी क्यूबा को गुलामी का दिन देखना पड़े। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ आपको। एक और देश है, हमारा पड़ोसी देश है, ज्यादा दूर का नहीं है, मलेशिया। क्यूबा मैंने लिया लैटिन अमेरिका में से, मलेशिया एशिया का देश है, बहुत छोटा सा देश है। मलेशिया की आबादी भी उत्तर प्रदेश से कम है और क्षेत्रफल में भी मलेशिया उत्तर प्रदेश से छोटा ही है। इस मलेशिया में भी बड़े भयंकर गुलामी के दिन देखे हैं मलेशिया। इस मलेशिया पर 1511 में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। मैंने आपको बताया कि मलेशिया एशिया में है और एशिया दुनिया के पूर्वी हिस्से में है। पूर्वी हिस्से को लूटने का जो जिम्मेदारी था वो पुर्तगालियों का था, तो पुर्तगाली आए दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने के लिए। तो जो पुर्तगाली सबसे पहले आया उसका नाम था वास्को डिगामा, जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं, बड़ा बहादुर था, बड़ा भारी सैनिक था, बहुत बड़ा नाविक था। वास्को डिगामा ने जिंदगी में कभी नाव नहीं चलाई, नाविक कहाँ से हो गया? जिंदगी में कभी उसने युद्ध नहीं लड़ा, सैनिक कहाँ से हो गया? वो तो लुटेरा था, डॉन था, माफिया था। जैसे आजकल हमारे समाज में बहुत सारे लुटेरे लोग होते हैं ना, जो बिना मेहनत के पैसा खाते हैं, आपके घर में धमकी भरी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं, 2 खोखा दे दो नहीं तो मार डालेंगे। ये खोखा का माने करोड़ होता है, मुंबई की भाषा है। 2 करोड़ दे दो नहीं तो मार डालेंगे, 10 करोड़ दे दो नहीं तो मार डालेंगे। ऐसे लोग बहादुर होते हैं, कोई साहसी होते हैं? ये तो सब कमजोर लोग हैं, दादागिरी करके दूसरों के ऊपर अपना जबरदस्ती से धौंस पट्टी जमा कर लूट के पैसा अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो वास्को डिगामा तो वैसे ही आदमी था। वो आया, उसको नाव चलाना आता नहीं था, तो एक भारतीय नाविक को उसने लिया हुआ था जबरदस्ती, वो नाव चला के लेके आया था उसकी लिस्बन से और यहाँ भारत तक। भारत आने से पहले इसने मलेशिया पे कब्जा कर लिया था वास्को डिगामा ने और मलेशिया को लूटा था। मलेशिया भी बहुत अच्छा सुंदर सा देश है और मलेशिया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ दुनिया में सबसे अच्छी धातुओं में से एक धातु है, वो बहुत होती है, जिसका नाम है टिन। और दूसरी एक चीज मलेशिया में सबसे ज्यादा होती है, वो है रबर। रबर के जंगल मलेशिया में सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में। जैसे हमारे यहाँ काजू के जंगल है या काजू के बागान है, जैसे हमारे यहाँ और बहुत सारी जंगलों से मिलने वाली वस्तुओं के बागान है, ऐसे मलेशिया में रबर के बागान। तो मलेशिया की रबर और उनका टिन सारी दुनिया में मशहूर है। सबसे अच्छी क्वालिटी का टिन वहाँ मिलता है, सबसे अच्छी क्वालिटी की रबर उनके यहाँ मिलती है। और मलेशिया की एक बड़ी विशेषता है, सोना वहाँ भरपूर मात्रा में। देश तो बहुत छोटा है लेकिन सोना बहुत है उनके यहाँ, और सोने की खदानें भी बहुत हैं। मलेशिया में चांदी की खदानें भी हैं, थोड़ा बहुत लोहे की खदानें हैं, थोड़ा बहुत तांबे की खदानें हैं। तो ये वास्को डिगामा जब पहुंचा तो इसकी नजर वहां के सोने पे ही पड़ी। मलेशिया के बारे में एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ। 10वीं शताब्दी तक मलेशिया भारत का सबसे अभिन्न मित्रों में से एक था। भारत देश में दक्षिण के इलाके में, ये जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, ये पहले तमिलनाडु जो था वो चोल वंश के राजाओं का सबसे बड़ा साम्राज्य था। राजेंद्र चोल नाम का एक बड़ा राजा हुआ करता था जिसने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था तमिलनाडु और आसपास के इलाके में। यही चोल वंश ने मलेशिया के साथ बड़ी दोस्ती बनाई हुई थी। अभी हमारे देश में एक बड़ी विशेषता है, वो ये कि हमारे राजा दूसरे देशों से दोस्ती तो करते हैं लेकिन कब्जा नहीं करते कभी दूसरे देशों पे। दूसरे देशों से दोस्ती तो करते हैं लेकिन लूटते नहीं है कभी उन देशों को।
दूसरे देशों को दोस्ती करके अपना मित्र तो बनाते, लेकिन हमला करने कभी नहीं जाते उन देशों पर, क्योंकि हमारी परंपरा वैसी है। तो दक्षिण भारत का ये चोल वंश था, जो भारत का सबसे गौरवशाली समय माना जाता है, भारत का जो स्वर्ण युग माना जाता है, उस समय चोल वंश का शासन दक्षिण भारत में, और उनकी दोस्ती थी मलेशिया से। तो तमिलनाडु का मलेशिया के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, और यही कारण है कि मलेशिया में सबसे ज्यादा मलय लोगों के बाद दूसरी जनसंख्या अगर किसी की है तो वो तमिल लोगों की ही है। मलेशिया देश की जनसंख्या का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे ज्यादा तो उनके मूल लोग हैं, जिनको मलय लोग कहा जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो तमिल लोगों की है। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा संख्या है वो मलयाली लोगों की है, केरल के लोगों की। पता नहीं ये मलय भी शायद मलयाली से ही बना हो, मालूम नहीं मुझे। अगर हम शोध करें तो पता चलेगा कि ये मलय नाम भी हमारे देश के जो केरल के नागरिक हैं, जिनको मलयाली कहा जाता है, उनके ही किसी प्रभाव के चलते ये मलय देश बन गया हो, शायद ऐसा हो सकता है। तो मलयाली लोग वहाँ हैं, तमिल लोग वहाँ हैं। 10वीं शताब्दी में बहुत अच्छी दोस्ती थी भारत की, और भारत के राजाओं ने उस समय मलय देश माने मलेशिया की बहुत मदद की थी, व्यापार से मदद की थी। और वो कैसी मदद होती थी? भारत का बहुत सारा व्यापार मलेशिया के साथ चलता था, तो भारत के व्यापारी मलेशिया को बहुत सारी चीजें सबसे सस्ती कीमत पर देते थे, और मलेशिया के व्यापारी उन चीजों को दुनिया के बाजार में महंगा बेचकर काफी संपत्ति और धन कमाया करते थे। उसमें मलेशिया माने मलय देश समृद्धशाली हुआ। तो 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक मलेशिया में चोल वंश के राजाओं द्वारा जो व्यापारिक संधियां की गई, और जो चोल वंश के राजाओं ने मदद की मलेशिया की, उसके चलते मलेशिया बहुत समृद्धशाली, बहुत पैसे वाला, बहुत वैभवशाली देश बन चुका था। उस पर नजर पड़ी वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा पहुंच गया वहां लूटने के लिए, लूटपाट उसने मचाई, धन संपत्ति वहां से लेके उसने पुर्तगाल में जब भिजवाई तो पुर्तगालियों की आंखें फट गई। उनको लगा कि ये देश पर तो कब्जा कर लेना चाहिए, तो वो कुछ सैनिक लेकर आए और उन्होंने मलेशिया पर कब्जा कर लिया। और वो कब्जा भी कुछ इस तरह से हुआ कि मुश्किल से 300 सवा 300 सैनिक थे वास्को डी गामा के, उन्होंने कब्जा कर लिया इतने बड़े मलेशिया पर। और वो कैसे हुआ? मलेशिया में उन्होंने ये देखा कि कौन कौन छोटे छोटे राजा हैं या जमींदार हैं जो मलेशिया के बड़े राजाओं से दुश्मनी भाव रखते हैं। उनको पहले उन्होंने साथ में लिया और उनकी सेनाओं की मदद से बड़े राजाओं से युद्ध करके कुछ इलाका जीता, फिर धीरे धीरे पूरा देश कब्जे में ले लिया। और इस तरह से 15वीं शताब्दी से लगातार ये मलेशिया गुलाम हो गया पुर्तगालियों का। फिर उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों की सरकार बना दी, कानून बना दिए, भाषा वहाँ की पोर्चुगीज हो गई, भूषा वहाँ की पोर्चुगीज हो गई, भोजन वहाँ का मलय लोगों का पोर्चुगीज हो गया। धीरे धीरे हर चीज उनकी खत्म होती गई और गुलामी उनके ऊपर मजबूती से लगती चली गई। फिर क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने जब खूब लूट लिया मलेशिया को, तो डच लोग आ गए लूटने के लिए। डच माने हॉलैंड के लोग आ गए, और हॉलैंड वालों ने पहले पुर्तगालियों से लड़ाई की, झगड़ा किया, और पुर्तगालियों से लड़ाई झगड़े में इस मलेशिया को या मलाया को उन्होंने जीत लिया, और उसके बाद डच लोगों के कब्जे में चला गया ये मलेशिया। 17वीं शताब्दी से डच लोगों ने इसको लूटना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के मध्य में फिर अंग्रेज घुस गए वहां लूटने के लिए। ये सारी यूरोप की जो कौमें हैं ना, ये ऐसी ही लूटखोरी की कौमें हैं। डच लोग लूटने पहुंच गए, पुर्तगाली लूटने पहुंच गए, फिर अंग्रेज लूटने पहुंच गए, कहीं स्पेनिश लोग लूटने पहुंच गए। ये एक घुस गया किसी देश में तो बाकी सब पीछे पीछे घुसेंगे ही, ये पक्का है। दुनिया के 71 देशों में इन्होंने यही खेल खेला। पहले डच घुस गए, फिर स्पेनिश घुस गए, फिर कोई और घुस गए, फिर अंग्रेज घुस गए, फिर तो ऐसे यहाँ पे हो गया। पुर्तगाली घुसे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज घुस गए 1850 में, और अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया। और अंग्रेजों का तरीका वही लूटने का, कानून बनाओ और कानून बनाकर लूटो, ताकि दुनिया में कोई बदनामी अंग्रेजों की ना करे। अंग्रेजों को कोई लुटेरा कहे तो उनको सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। वो ये कहते हैं कि हम लुटेरे थोड़ी हैं, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। अब वो कानून लूटने वाले हैं तो हम क्या करें? ये कुछ ऐसा समझ लो जैसे आपकी कोई जेब काटे तो आप कहोगे मेरी जेब क्यों काट रहा है, लुटेरा है, वही डकैत है क्या? फिर वो आदमी जेब काटने का कानून बना दे और उस कानून से आपकी जेब कटने लगे तो आप उसको लुटेरा थोड़ी कहेंगे। फिर तो आप कहेंगे ये कानून का पालन करने वाला बहुत अच्छा शासक है, भले वो जेब काट रहा है।
लेकिन कानून से काट रहा है। हमारे यहाँ तो अंग्रेजों का ये तरीका है। परम पूजनीय स्वामी जी मुझे याद दिला रहे हैं कि भारत में भी उन्होंने यही किया था। जैसे अंग्रेजों के आने के पहले भारत में गोहत्या कहीं नहीं होती थी और वो पाप माना जाता था। आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ, भारत में इतने मुस्लिम राजाओं का शासन रहा 350 साल। अकबर जैसा मुस्लिम राजा, शाहजहां जैसा मुस्लिम राजा, औरंगजेब जैसा मुस्लिम राजा, बहुत तरह के अत्याचार उन्होंने किए होंगे, लेकिन गाय को नहीं काटा और कटने नहीं दिया। हमारे देश में मुस्लिम राजाओं के समय में तो कानून था कि कोई अगर गाय काट देगा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। तो भारत में मुस्लिम राजाओं के शासन में भी गाय नहीं कटी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गाय काटना शुरू किया। गाय काटना शुरू किया अपने मांस खाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज कौम गाय का मांस खाने वाली कौम है। तो हल्ला मचना शुरू हुआ सारी देश में कि क्यों अंग्रेज गाय काट रहे हैं। तो अंग्रेजों ने गाय काटने का कानून बना दिया और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हम गाय थोड़ी काट रहे हैं, हमने तो कानून बनाया है, उसका पालन कर रहे हैं। अब वो कानून है कि गाय कटे। ऐसे ही अंग्रेजों ने शराब पीने का कानून बनाया इस देश में। 1760 के पहले इस देश के सारे दस्तावेज मैंने छान मारे, 1760 के पहले का एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला मुझे कि भारत में कहीं शराब बिकती थी। और 1760 के पहले का एक भी प्रमाण नहीं मिला इस देश में कि लोग सामूहिक रूप से शराब पीते थे। ना तो लोग शराब पीते थे, ना यहाँ शराब बिकती थी, क्योंकि शराब बनती नहीं थी। सोमरस बनता था, वो दूसरी चीज है, शराब बिल्कुल दूसरी चीज है। और लोग भी जो पीते थे ना, चोरी चोरी छुपके, कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अंग्रेजों का अधिकारी जो रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने सबसे पहला कानून 2 बनाया इस देश में। गाय काटने का कानून 1760 में बनाया और शराब की दुकानों को लाइसेंस देने का कानून भी 1760 में बनाया। और सबसे पहला शराब खाना कोलकाता में शुरू हुआ और सबसे पहला कत्ल खाना भी कोलकाता में शुरू हुआ। और जो कत्ल खाना रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में खोला था, वो कत्ल खाना अभी 2009 में भी शुरू है। रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में वहाँ एक दिन में 300 गाय कटती थी। अब आजादी के 63 साल में उस कत्ल खाने में 14,000 गाय रोज कटती। और जो एक शराब की दुकान खोली थी लाइसेंस देकर रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में कोलकाता में, वो एक शराब की दुकान अब भारत में लाइसेंसधारी 32,000 शराब की दुकानों में बदल चुकी है। माने 1760 में एक शराब की दुकान थी, अब भारत में लाइसेंसधारी 32,000 शराब की दुकानें हैं। और बिना लाइसेंसधारी कितनी है उसकी गिनती सरकार के पास नहीं है, वो शायद लाखों में निकल सकती है। तो अंग्रेजों का तरीका था लूटना है, बर्बाद करना है, खत्म करना है किसी कौम को, किसी समाज को, किसी देश को, तो कानून बना दो और कानून बना के वो सब करो ताकि दुनिया में कोई बदनामी ना करे। तो मलेशिया में उन्होंने कानून बना दिया। कानून क्या बना दिया कि मलेशिया में जितने भी रबर के पेड़ हैं वो सब अंग्रेज सरकार की संपत्ति है, उनसे निकला गया रबर सारा अंग्रेज सरकार का होगा, ये कानून बन गया। माने मलेशिया का आदमी अपने ही पेड़ से रबर नहीं ले सकता। आप जानते हैं रबर कैसे आती है? दूध निकलता है। जैसे हमारे बहुत सारे पेड़ों में रस निकलता है ना, ताड़ के पेड़ में रस निकलता है, उससे गुड़ बनता है, ऐसे रबर के पेड़ में सफेद रंग का दूध निकलता है। उस दूध को गर्म करते करते रबर बनता है। तो वो दूध कोई मलाया नागरिक नहीं ले सकता और दूध लेने के लिए कोई मलाया नागरिक पेड़ में कट नहीं लगा सकता। ये कानून बना दिया। और ये कानून बनाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कानून की भाषा देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट माने जंगलों को संरक्षण देने का कानून। तो संरक्षण कैसे दिया जा रहा है? जो मूल नागरिक हैं वो पेड़ को कट नहीं लगा सकते, दूध नहीं ले सकते। अंग्रेज सरकार सभी पेड़ों का दूध निकालेगी, वो दूध इंग्लैंड भेजा जाएगा, वहां उससे रबर बनाया जाएगा, वो रबर लाकर मलेशिया में बेचा जाए। इसी तरह अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया कि टिन जो है ना, टिन जमीन में से निकलता है पत्थर के रूप में, तो सारा टिन का पत्थर अंग्रेज सरकार की संपत्ति है, वो इंग्लैंड जाएगा, टिन बनकर वापस मलेशिया में आएगा। सोना जितना निकलता है, सोने की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं, चांदी की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं, तांबे की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं। इस तरह के कानून बनाकर पूरी मलेशिया की संपत्ति पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर मलेशिया के नागरिकों ने संघर्ष किया। ये तो हर देश की कहानी है कि जब भी कोई देश विदेशियों का गुलाम हुआ है, थोड़े दिनों के बाद उस देश की जनता को जागृति हुई है और उसने संघर्ष किया है।
तो मलाया नागरिकों ने संघर्ष किया, जबरदस्त संघर्ष किया। और उस संघर्ष का तरीका वही था कि उन्होंने अपनी भाषा को पहले आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने पूरे मलेशिया में अंग्रेजी भाषा को स्थापित कर दिया था। अंग्रेजी भाषा के स्कूल, अंग्रेजी भाषा में काम करने वाली संस्थाएं सारे मलेशिया में, मलाया नागरिकों ने उनका बहिष्कार करना शुरू किया और उनकी जो भाषा है मलय, उसको उन्होंने प्रश्रय देना शुरू किया। फिर स्वदेशी वस्तुओं को प्रश्रय देना शुरू किया। मलाया के नागरिकों ने तय किया कि हम वही खाएंगे, वही पिएंगे, वही ओढ़ेंगे, वही बिछाएंगे जो हमारे मलेशिया में पैदा होता है। अंग्रेजों का बनाया हुआ ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना ओढ़ेंगे, ना बिछाएंगे। अंग्रेजों की सभी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजों की भाषा का बहिष्कार, अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार। इस तरह से जबरदस्त आंदोलन चला। उस आंदोलन के गर्भ में से एक स्वतंत्र मलेशिया, एक आजाद मलेशिया निकला और मलेशिया 1957 में आजाद हुआ। भारत तो आजाद हुआ 1947 में, मलेशिया हमसे 10 साल के बाद आजाद हुआ 1957 में। 31 अगस्त 1957 को मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपना संविधान लागू किया। आपको सुनकर हैरानी होगी, मलेशिया का संविधान जब लागू हुआ तो सबसे पहला जो काम उन्होंने किया और कानून बनाया कि इस पूरे संविधान के लागू होने के बाद मलेशिया का सारा काम मलय भाषा में चलेगा, स्थानीय मातृभाषा में चलेगा और वही हमारी राष्ट्र भाषा होगी, भले ही उसमें शब्द कम हो या उसकी गुणवत्ता कुछ कम हो। तो भाषा उनकी अपनी बनाई, फिर उन्होंने भूषा अपनी लाई, फिर भोजन अपना लाया, फिर वस्तुओं का उत्पादन अपने स्तर पे करना शुरू किया और आज होते होते मलेशिया एशिया के देशों में सबसे समृद्धशाली देशों में तीसरे नंबर पर गिना जाता है। सबसे समृद्धशाली एशिया में गिना जाता है चीन को, फिर उसके बाद गिना जाता है जापान को। अभी थोड़े दिन से भारत मलेशिया से थोड़ा आगे निकल गया है, तो भारत और अंत में चौथा नंबर मलेशिया का ही है। इतना विकसित हुआ है और इतना देश को उन्होंने वैभवशाली बनाया है, स्वदेशी के रास्ते चलकर, आंदोलन करके, स्वतंत्रता हासिल करके, आत्मविश्वास और उत्साह से। तो ये जो कहानियां हैं अलग अलग देशों की, ऐसी कुल 71 देशों की कहानियां हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए, आजाद हुए। अफ्रीका की भी कहानी ऐसी ही है। अफ्रीका तो 450 साल गुलाम रहा। आप जानते हैं अफ्रीका के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा, अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों का कब्जा, पुर्तगालियों के कब्जा, फिर अंग्रेजों का कब्जा, फिर उस कब्जे से अफ्रीका आजाद हुआ। और अफ्रीका तो सबसे नजदीक में आजाद होने वाले देशों में गिना जाता है। अफ्रीका 16वीं शताब्दी में गुलाम हो गया था और 1994 में जाकर आजाद हुआ है। तो 1600 से लेकर 1994 तक 394 साल कोई देश गुलामी में रहा और आजादी की लड़ाई लड़ता रहा, कभी पुर्तगालियों से, कभी अंग्रेजों से, कभी छिटपुट दूसरे देशों से। और अफ्रीका की भी कहानी यही है कि वहां संपत्ति बहुत है, संसाधन बहुत हैं। आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार अफ्रीका में, दुनिया में सबसे बड़े हीरे का भंडार अफ्रीका में, दुनिया में सबसे बड़े कोयले का भंडार अफ्रीका में, दुनिया में सबसे बड़े माइका का भंडार अफ्रीका में, दुनिया में सबसे बड़ा अब्रक का भंडार अफ्रीका में, जितनी बेशकीमती धातुएं, प्लेटिनम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में, दुनिया में जितनी भी बेशकीमती धातुएं हैं जिनका चलन सोने के बाद सबसे महत्व माना जाता है, सब अफ्रीका में है। और अफ्रीका को 394 साल निचोड़ लिया, चूस लिया पूरी तरह से अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के पहले पुर्तगालियों ने। मुश्किलों से अफ्रीका आजाद हुआ है और अफ्रीका वासी इस बात को कहते हैं कि उनकी आजादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी ने उनको रास्ता दिखाया कि आजादी लानी चाहिए। महात्मा गांधी आप जानते हैं बैरिस्टर बनके अफ्रीका गए थे नौकरी की तलाश में, और एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। पीटर मैरिट्सबर्ग नाम के स्टेशन पर गांधी जी को एक गोरे टिकट कलेक्टर ने धक्का मारकर ट्रेन से फेंक दिया, उनका सामान भी फेंक दिया। और बात क्या थी, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन अफ्रीका में कानून था कि फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों का ही है, गोरे लोगों का ही है। कोई काला आदमी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता, भले उसके पास वैध टिकट हो तो गांधी जी को इस आधार पर निकाल दिया गया। गांधी जी रात भर पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ठिठुरते रहे। ठंड भयंकर थी, बर्फ पड़ रही थी, ठंड का समय था, गांधी जी कांप रहे थे, ठिठुर रहे थे। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हर समय मेरे मन में दो ही प्रश्न आ रहे थे कि इस देश में ऐसे ही अगर बदनामी में जीना है, इसी तरह से अपनी बेइज्जती करवा के जीना है,
तो यहाँ रहना मंजूर है या भारत वापस चला जाऊं वो मंजूर है। गांधी जी कहते हैं रात भर मेरे मन में अंतर संघर्ष चला। एक मन कहता था कि मैं भारत वापस चला जाऊं क्योंकि यहाँ पग पग पर कठिनाइयां हैं, हर अधिकार गोरे लोगों के हाथ में है, काले लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। दूसरा मन गांधी जी का कहता था नहीं यहीं रहूं और संघर्ष करूं। गांधी जी कहते हैं जब सवेरा हुआ तो मेरे मन का द्वंद्व छट गया, मैंने संकल्प लिया कि मुझे यहीं रहना है और काले लोगों के समर्थन में उनके सहयोग में संघर्ष करना है। वहां से गांधी जी की यात्रा शुरू हुई और फिर सारी कहानी पूरी दुनिया जानती है। गांधी जी ने वहां पर आश्रम बनाया, कार्यकर्ताओं की भर्ती की और उन कार्यकर्ताओं की मदद से अंग्रेज सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। और संघर्ष का एक ही मुद्दा था कि जो अधिकार गोरे लोगों को है वो सब काले लोगों को मिलने चाहिए, जो सुविधाएं गोरे लोगों को हैं वो सब काले लोगों को मिलनी चाहिए। इस संघर्ष में गांधी जी वहां जेल भी गए, अदालतों में उन्होंने कई बार बहस की। उनकी एक बहस जरूर कहना चाहूंगा। पहली बार जब गांधी जी काले लोगों की वकालत करने के लिए अंग्रेज जज के सामने खड़े हुए तो उन्होंने गुजराती पगड़ी बांध रखी थी, काठियावाड़ी। तो अंग्रेज जज गुस्सा हो गया, उसने कहा ये पगड़ी उतारनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने कहा ये पगड़ी नहीं उतरेगी। तो अंग्रेज ने कहा कि आपका जो वकालत करने का अधिकार पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा बहुत अच्छा है, कर दीजिए, और उसके बाद आप जेल भी भेजना चाहेंगे तो मैं मंजूर करूंगा जाने, लेकिन ये पगड़ी नहीं उतरेगी। तो जज ने कहा इसमें खास बात क्या है? ये पूरी बहस चल रही थी अंग्रेजी में। तो जज ने कहा इस पगड़ी में खास बात क्या है? तो गांधी जी का उत्तर था ये भारतीय पगड़ी है, ये किसी के सामने उतरती है तो वो सिर्फ ईश्वर के सामने उतरती है, किसी दूसरे के सामने ये नहीं उतर सकती। और आप ईश्वर नहीं है, ये तो मेरी पक्की मान्यता है, इसलिए आपके सामने तो ये पगड़ी नहीं उतरेगी। भले मैं जेल चला जाऊं, भले मेरे वकालत करने का अधिकार निरस्त हो जाए। और गांधी जी ने वहां से यात्रा शुरू की और उस यात्रा में आप जानते हैं सफलता मिली, फिर बाद में भारत में आए। तो अफ्रीका के नागरिक मानते हैं और उनके जो सबसे बड़े नेता जिन्होंने आजादी की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, नेल्सन मंडेला, वो गांधी जी को ही अपना गुरु मानते रहे हैं। और वो कहते हैं कि जेल में जितने साल अंग्रेज सरकार ने मुझे बंद करके रखा, मेरे कमरे में एक ही चीज थी, महात्मा गांधी की फोटो और भगवत गीता। जितने भी देश गुलाम हुए अंग्रेजों के या दूसरे देशों के, उन्होंने आजादी के बाद सबसे पहला काम जो किया है अपने देश की भाषा को ठीक किया। हम आजादी के बाद अपनी भाषा ठीक नहीं कर पाए। सभी देशों ने आजादी मिलने के बाद अपनी मातृभाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया। हम भारतवासी इतने कम नसीब हैं या दुर्भाग्यशाली हैं कि आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी हम हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। दूसरी बात जो दूसरे देशों से समझ में आती है वो ये कि जो भी देश गुलाम हुआ और आजादी आई तो उन्होंने गुलामी के दिनों के सारे कानून बदल दिए और संविधान उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन भारत की आजादी के 63 साल के बाद इस देश का बदनसीबी है कि हमने अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून जस के तस इस देश में अपना लिए, हमने उन कानूनों को नहीं बदला। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था हमारे ऊपर 1000 साल गुलामी लाने के लिए, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे प्रावधानों को हमने भारत के संविधान में शामिल कर लिया। और भी देशों से जो देखने को सीखने को मिलता है वो ये कि गुलामी के बाद किसी भी देश ने अपनी मूल संपत्ति को विदेशियों के हाथ में नहीं दिया। मलेशिया ने या जापान ने या तो क्यूबा ने या तो अमेरिका ने, इन सब देशों का उदाहरण देखने से पता चलता है कि उनकी सारी जमीनें उन्होंने अपने हाथ में रखी, खदानें उन्होंने अपने हाथ में रखी, जिसको कोर सेक्टर कहते हैं अर्थव्यवस्था में, वो सब उन्होंने स्वदेशी हाथों में रखा है। लेकिन भारत की बदनसीबी है कि आजादी के 63 साल के बाद इस देश का पूरा कोर सेक्टर विदेशियों के हाथ में है। आप जानते हैं कि हमारे देश की सरकार ने लाखों एकड़ जमीन इस देश की विदेशी कंपनियों को दे रखी है। आप जानते हैं कि इस देश में विदेशी कंपनियों को 74% पूंजी निवेश करने का रास्ता खोल रखा है। कई क्षेत्रों में तो 100% विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खोल रखा है हमारी सरकार ने। हमारे देश में जमीनें विदेशियों के लिए, हमारे देश में पानी विदेशियों के लिए, हमारे देश में सड़कें विदेशियों के लिए, हमारे देश के संसाधन विदेशियों के लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि सेवा के क्षेत्र में भी विदेशी आ रहे हैं।
बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को सरकार लाने जा रही है, वकालत के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने की तैयारी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने की तैयारी हो रही है। माने ये बदनसीबी भारत में ही शिक्षा के क्षेत्र में विदेशियों को लाने की तैयारी हो रही है। विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के लिए यहाँ रात दिन सरकार प्रयास कर रही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी खोले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोले, ताकि यहाँ के विद्यार्थी जो अधकचरे अंग्रेज हैं वो पूरी तरह से पक्के अंग्रेज बन जाएं और उन्हीं की सेवा में रात दिन लगे रहें। तो हर क्षेत्र को विदेशियों के हवाले किया जा रहा है। हमारी माइनिंग विदेशी कंपनियों के हाथ में। आपको मालूम है हमारे देश में हीरे और पन्ने की वैसे तो बहुत ज्यादा खदान है नहीं, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कुछ खदानें हैं जहां हीरा निकलता है, पन्ना निकलता है। वो खदानें भी हमने विदेशियों को दे रखी हैं। कंपनियां विदेशी हैं जिनके हाथ में पूरी खदानों के लीजिंग लाइसेंस दे दिए गए। तो भारत में आजादी के 63 साल के बाद भी सब चीजें विदेशियों के लिए की जा रही हैं। और जो देश हमसे बाद में आजाद हुए और हमसे पहले गुलाम हुए, उन्होंने कभी अपने यहाँ ऐसा काम नहीं किया कि विदेशियों को सारे क्षेत्र खोल दिए हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में तो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का ज्यादा अच्छा समय और ज्यादा अच्छा मौका अब आया है और ज्यादा तेजी से हमको इस दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए तैयारी करनी है। एक आजादी की लड़ाई हम लड़ चुके हैं अंग्रेजों से, जिनको हम गोरे अंग्रेज मानते हैं। दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है इन काले अंग्रेजों से जो भारत में पैदा हुए हैं लेकिन अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं और अंग्रेजों जैसी सरकार चला रहे हैं। अंग्रेजों की सरकार बजट बनाती थी तो उनका नियम था कि 90% खर्चा सरकार के लिए होगा, 10% खर्चा विकास के लिए होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में 63 साल में जो बजट बन रहे हैं उसमें भी नियम ये है कि 90% खर्चा सरकार के लिए होता है, 10% खर्चा विकास के लिए होता है। अंग्रेजों की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करती थी इस देश में। अंग्रेजों के बाद 63 साल की सरकारें भी भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे भारत को लूटता था, वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे भारत को लूटता था, केनिंग ने जैसे भारत को लूटा, कर्जन ने जैसे भारत को लूटा, हमारे देश में रॉबर्ट क्लाइव के, केनिंग के, वॉरेन हेस्टिंग्स के नए नए अवतार पैदा हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं, उसी की आत्मा हमारे देश के कुछ भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में प्रवेश कर गई है। तो लुटेरे अंग्रेज चले नहीं गए इस देश में से, उन्हीं की आत्मा को छोड़ गए हमारे यहाँ इन काले अंग्रेजों के लिए और वो लूटने में लग गए हैं, देश को बर्बाद करने में लग गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में बहुत अनुकूल माहौल है, बहुत अनुकूल वातावरण है एक दूसरी क्रांति के लिए, आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए। आजादी की पहली लड़ाई हुई अंग्रेजों को भगाने के लिए, अब आजादी की दूसरी लड़ाई होगी काले अंग्रेजों को भगाने के लिए और अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था को बदलने के लिए, अंग्रेजियत को हटाने के लिए और अंग्रेजी कानूनों को जड़मूल से खत्म कराने के लिए। तो हमको भारत स्वाभिमान की ये लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हमको अंग्रेजियत हटानी है इस देश में से, अंग्रेजों के बनाए गए कानून हटाने हैं, अंग्रेजों के बनाए गए नियम बदलवाने हैं, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलना है और पूरा परिवर्तन करके इस देश को सच्ची स्वतंत्रता दिलानी है, सच्ची आजादी दिलानी है और सच्चे स्वराज्य की स्थापना करनी है। और ये इसलिए करना है कि हमारे शहीदों का सपना यही था। हमारे देश के जो आदि क्रांतिवीर रहे हों वासुदेव बलवंत फड़के और सबसे अंतिम क्रांतिवीर रहे हों इस देश में जो विनायक दामोदर सावरकर, तो वासुदेव बलवंत फड़के से शुरू करके विनायक दामोदर सावरकर तक 7,32,000 क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, सबका सपना एक ही था कि अंग्रेज जाएं, वो तो एक बात है, अंग्रेजियत जाए वो उससे ज्यादा बड़ी बात है। सारे क्रांतिकारियों के घोषणा पत्रों को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, वो हमारे देश के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय रहे हों या भगत सिंह रहे हों, बटुकेश्वर दत्त रहे हों, अरविंदो घोष रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, अशफाक उल्लाह रहे हों, तात्या टोपे रहे हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी झलकारी बाई हो, रानी कित्तूर चन्नम्मा हो, भगत सिंह, उधम सिंह, सबका एक ही सपना था, अंग्रेज जाएं वो तो एक बात है, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजियत जाए वो ज्यादा बड़ी बात है। महात्मा गांधी तो कहा करते थे अंग्रेज चाहे तो मेहमान की तरह रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत हमें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं है। अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की व्यवस्था हमें बर्दाश्त नहीं है। तो क्रांतिकारियों का सपना अधूरा है, वो पूरा करना है। महापुरुषों को सपना है वो पूरा करना। ये महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया,
भगवान श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, महावीर आए, गौतम बुद्ध आए, महर्षि दयानंद आए, ये सब महापुरुषों जो हजारों हजारों की संख्या में हैं, इन्होंने भी भारत भूमि पर जन्म लिया है। तो भारत भूमि पे शुभ, अगर आचार्य श्री के शब्दों में कहूं तो शुभ की स्थापना के लिए उन्होंने जन्म लिया इस देश में। बुराई का नाश हो, अच्छाई की स्थापना हो, रावण का नाश हो और राम राज्य की स्थापना हो, कंस का नाश हो, कृष्ण नीति की स्थापना हो। तो सारे महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लिया है।